गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नामिका पांडे आप सभी का इस एशियन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये बैच वह बच्चे जरूर देखें जिन्हें बीपीओ का पेपर देना है, क्योंकि इस बैच में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, साथ में हम लोग कंप्यूटर सॉल्व करेंगे और साथ में ही हम लोग यूपी स्पेशल सॉल्व करेंगे, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनसे टोटल 65 क्वेश्चन आने वाले हैं। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे और यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएंगे। सारे हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जिस टॉपिक पे हमें कन्फ्यूजन रहेगी उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला आज का टॉपिक रहेगा वह यही रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा इसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। इससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम लोग इसके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? तो संसद है ऑप्शन हमारा। इसके बाद है स्थानीय स्वशासन को, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दलों को, चौथा ऑप्शन है चुनाव को। तो हम लोग लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन को कहते हैं। अब कैसे कहते हैं? जैसे हमारा यह केंद्र है, केंद्र में क्या है? पीएम है और हमारे केंद्र में बहुत सारे स्टेट हैं और हर स्टेट में क्या है? एक सीएम है। हर स्टेट में एक सीएम है और हर स्टेट में बहुत सारे हमारे ग्राम है, गांव है। और यहाँ पर इसके बाद एक एक गांव में बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, इन जनता के द्वारा अपना एक राजनैतिक नेता चुना जाता है, जिन्हें हम लोग प्रधान कहते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला हम लोग स्थानीय स्वशासन को कहेंगे, क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा अपना राजनैतिक नेता चुना जाता है। लोगों को जिन पे भरोसा रहता है कि ये इस गांव की सारी व्यवस्था को अच्छे से चला सकते हैं, उन्हें वह नेता के रूप में चुनता है, जिन्हें प्रधान कहते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन को। अब स्थानीय स्वशासन में आता क्या क्या है? स्थानीय स्वशासन में गांव और जिला आता है। गांव और जिले की जो शासन व्यवस्था होती है गांव जिले की, वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन को हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यह शासन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें राजनैतिक शक्तियों का विस्तार आम जनता तक होती है। क्या बोली हूँ? यह शासन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें राजनैतिक शक्तियों का जो भी विस्तार होता है वह आम जनता के पास होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। इसमें शासन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें आम जनता जिस पे भरोसा रहता है उसको अपना नेता चुनता है, इसलिए इसे कह सकते हैं। और इसी पैटर्न पे हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि यह जो प्रोसेस पूरा होता है इसे हम लोग कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो स्थानीय स्वशासन में एक चीज हम लोग और देखेंगे कि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। जैसे यह केंद्र है, ये नहीं है कि हमारी जो शक्तियां हैं बस केंद्र के पास निहित है। केंद्र के बाद भी क्या हर स्टेट में सीएम होते हैं, सीएम के पास शक्तियां होती है। और अगर स्टेट से थोड़ा सा और आगे गांव में देखा जाए तो गांव में क्या होता है? इस शक्तियों का पूरा बंटवारा होता है, जिसमें हर प्रधान के पास होता है। और प्रधान से भी नीचे जाया जाए तो इन प्रधान को चुनता कौन है? तो यह जनता चुनती है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं? दूसरा हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भागीदारी होती है। कैसे लोगों की भागीदारी होती है? क्योंकि प्रधान को कौन चुनता है? प्रधान को लोग ही चुनते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए इसी क्वेश्चन में डिस्कस करना था। देखिए जैसे ये हमारा क्या है? केंद्र है और हर केंद्र में क्या है? बहुत सारे स्टेट हैं। हर स्टेट में क्या है? सीएम है। और सीएम के बाद अगर हम लोग स्टेट से थोड़ा सा और नीचे आए तो ग्राम है। ग्राम में क्या है? बहुत सारी हमारी पंचायतें हैं।
और हर पंचायतों में क्या है, तो आम जनता है। हर पंचायत में हमारी आम जनता है। इन आम जनता के द्वारा क्या चुना जाता है, तो राजनीतिक नेता चुना जाता है, जिन्हें प्रधान कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि शक्तियां एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि शक्तियां क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और अंतिम रूप से लोगों तक पहुंच रही है या जनता तक पहुंच रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। पहला लिखा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, तो फाइनली करता है, क्योंकि शक्तियों को कहाँ तक पहुंचाता है, जनता तक पहुंचाता है। दूसरा है लोगों की हिस्सेदारी करता है, हाँ, तो यहाँ पर जनता खुद हिस्सा लेके इस काम को करवा रही है, क्योंकि वो प्रधान को सपोर्ट करती है, प्रधान को चुनती है, और उस प्रधान के जरिए लोगों को क्या किया जाता है, तो लोगों के लिए जो हित के जितने भी विषय होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है प्रधान के द्वारा। फिर सामुदायिक विकास होता है, वही लोगों के हित के जितने विषय होते हैं उस पे प्रधान क्या करता है, वर्क करता है। इस पैटर्न पे हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायतों का गणराज्य होगा, तो यह विचार महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें बताया गया प्रत्येक गांव पंचायतों का ही गणराज्य होता है। फिर है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोगों को पता होगा कि स्थानीय जनता की ही पूरे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, केंद्र सरकार की पूरी सहयोग की आवश्यकता से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता जनता की पड़ती है, नौकरशाहियों की भी नहीं, राजनीतिकों की भी नहीं। क्यों, क्योंकि स्थानीय स्वशासन में जनता के द्वारा ही तो हमारा राजनीतिक नेता चुना जाता है, जिसे हम लोग प्रधान कहते हैं, और जनता के हित में ही सारे कार्य किए जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा सहयोग की किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो स्थानीय जनता की पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रकार का, क्या स्थानीय स्वशासन संघवाद का है? क्या यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का? क्या यह एक प्रयोग है प्रशासनिक प्रत्यायोजन का? क्या यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग है? तो आप लोगों को पता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कैसे केंद्र से शक्तियों का बंटवारा एक आम जनता तक होती है, इसीलिए हम लोग मान सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता मिली थी? तो 1793 के चार्टर अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता दी गई थी। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया है? तो आप लोगों को पता होगा कि स्थानीय स्वशासन को भारत में 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया गया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं, 2 नहीं 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि स्थानीय स्वशासन को भारत में किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। किस सन में लागू किया था? 1882 में लागू किया था। तीसरा क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। इसके अलावा लॉर्ड रिपन ने 1882 में जो प्रस्ताव पेश किया था, उस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
तो यहाँ से हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा पेश किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था, 1882 में पेश किया गया था। लॉर्ड रिपन ने जो प्रस्ताव पेश किया था उसी को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो उतमेरूर अभिलेख। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें उतमेरूर अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में यह बताया गया है कि चोलकालीन जो शासन की व्यवस्था थी, स्थानीय शासन की व्यवस्था थी, इसमें 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होती थी। पहला हमारा क्या था, उर था। दूसरा हमारा क्या था, सभा या महासभा। तीसरा था नगरम। उर क्या था, तो यह साधारण लोगों की सभा थी। यह साधारण लोगों की सभा थी। इसके अलावा महासभा क्या था, तो ये ब्राह्मणों की सभा थी। ब्राह्मणों या वयस्कों की सभा थी। इसके अलावा नगरम क्या था, तो यह व्यापारिक या व्यावसायिक समुदायों की सभा थी। व्यापारिक या व्यावसायिक समुदायों की सभा थी यह। अब जो उर होते थे, इनकी जो कार्य समिति होती थी उन्हें आलू गड़म कहते थे। उर की कार्य समिति को हम लोग क्या कहते थे, आलू गड़म कहते थे। और जो हमारी सभा या महासभा होती थी उनकी कार्य समिति को हम लोग वारियम कहते थे। तो यहाँ से हमारे इतने क्वेश्चन तैयार होते हैं कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें उतमेरूर अभिलेख से मिलती है। अब दूसरा क्या होता है, तो चोलकालीन स्थानीय शासन कितनी ग्राम सभाओं में विभक्त थी। तो 3 ग्राम सभाओं में विभक्त थी। वो 3 ग्राम सभाएं क्या क्या की थी, तो उर थी, सभा थी या महासभा थी, और नगरम थी, जहां पर उर साधारण लोगों की सभा थी, सभा या महासभा ब्राह्मणों या वयस्कों की सभा थी, नगरम किसकी थी, तो व्यापारी या व्यवसायिकों की सभा थी, जहां पर उर की जो कार्य समिति होती थी उन्हें हम आलू गड़म कहते थे, और सभा या महासभा की जो कार्य समिति होती थी उन्हें हम लोग क्या कहते थे, तो उन्हें हम लोग वारियम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेख में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। तो चोल अभिलेख में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता था। उर थी, सभा या महासभा थी, और इसके अलावा नगरम थी। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में किया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का वर्णन रामायण में भी किया गया, स्थानीय स्वशासन का वर्णन महाभारत में भी किया गया, और स्थानीय स्वशासन का वर्णन अर्थशास्त्र में भी किया गया। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वह 4th बन जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में की सूची में रखा गया था। तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसे हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जहां पर मॉन्टेग्यू के थे, तो मॉन्टेग्यू भारत के क्या थे उस समय, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या थे, तो चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। उस आगे क्या है, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना